हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, परामर्श से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है तो परामर्श उसका हृदय है। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य हो ही नहीं सकता। बालक के व्यक्तित्व, बौद्धिक तथा भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। वर्तमान समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और व्यावसायिक रूप से अत्यंत जटिल हो गया है, जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है। विद्यालय स्तर पर बालकों की बढ़ती समस्याओं, किशोरावस्था तथा समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को देखते हुए विद्यालयों में परामर्श सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज के इस नैतिकता के हाश युग में, जबकि अविश्वास का अंधकार चारों ओर से मानव प्राणी को दिशाहीन बनाकर भटकाता जा रहा है और वह जीवन के परंपरागत मूल्यों को छोड़कर आधारहीन होकर खड़ा है। ऐसी असमंजस की परिस्थितियों में मानव को सांत्वना और धैर्य देने तथा सही मार्गदर्शन का कार्य परामर्श के द्वारा ही संभव है। परामर्श का अर्थ है, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिसमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान तथा पारस्परिक बातचीत होती है और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। दूसरा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परामर्श और निर्देशन में कौन कौन से मुख्य अंतर पाए जाते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, परामर्श और निर्देशन में अंतर। परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है। उसे निर्देशन का पर्यायवाची मानना भूल है। अर्थात परामर्श और निर्देशन के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का केवल एक अंग मात्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जा सकता है। दूसरा है, परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है परंतु निर्देशन का संबंध व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है। तीसरा है, परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्ति की अन्य समस्याओं से भी हो सकता है। चौथा है, परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया अधिक व्यापक है क्योंकि निर्देशन में परामर्श शामिल रहता है। अन्य अंतर हैं, निर्देशक की अपेक्षाकृत परामर्शदाता को अधिक निष्ठावान, कुशल, दूरदर्शी, नम्र और कार्य के प्रति लगन का होना अति आवश्यक है क्योंकि ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति ही व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर उनकी समस्या को अच्छी तरह समझ सकेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर सकेगा और परामर्श प्रार्थी की शक्तियों का विकास करते हुए उसे निर्णय लेने के योग्य और समस्या समाधान करने के योग्य बना सकेगा। वैसे व्यवहार, कुशलता, दूरदर्शिता और प्रशिक्षित होना तो निर्देशक के लिए भी आवश्यक है, पर क्योंकि परामर्शदाता व्यक्तिगत समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर समाधान करने में सहायता करता है, अतः उपर्युक्त गुणों का परामर्शदाता में अधिक मात्रा में पाया जाना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका। ये दोनों प्रश्न हैं। उत्तर है, एक अच्छे परामर्शदाता में किसी एक गुण या विभिन्नता का समावेशन न होकर अनेक गुणों एवं विशेषताओं का समावेश होता है। एक परामर्शदाता के गुणों एवं विशेषताओं के बारे में हार्डी महोदय का कहना है, यदि कोई व्यक्ति उन
विशेषताओं की सूची तैयार करें जिनका परामर्शदाता में होना आवश्यक है, तो सूची सर्वोत्तम गुणों के संग्रह के समान हो सकती है। केलर के अनुसार एक परामर्शदाता में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है गहरा विशिष्ट ज्ञान, दूसरा है साक्षात्कार, परीक्षण और नियोजन की तकनीक में कुशलता, तीसरा है अच्छी तरह आधार शक्ति, चौथा है विवेकशीलता, उत्साह एवं संवेदनशीलता, सहानुभूति, सहिष्णुता, वस्तुगतता तथा निष्ठा के व्यक्तित्व गुण। इस प्रकार से विभिन्न अन्य विद्वानों ने भी परामर्शदाता के विभिन्न गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं का वर्णन किया है। कुछ मुख्य विद्वानों के अनुसार एक अच्छे परामर्शदाता के निम्नलिखित गुणों एवं विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला है गहन विशिष्ट ज्ञान। केलर के अनुसार एक परामर्शदाता की विभिन्न व्यवसायों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आवश्यक है, साथ ही उसे विभिन्न विषयों एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए नए रोजगारों के बारे में गहन एवं विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है उचित प्रशिक्षण। परामर्शदाता को छात्रों की सभी प्रकार की रुचियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा है छात्रों में रुचि। परामर्शदाता को छात्रों में पर्याप्त रुचि लेनी चाहिए। जैसा कि हार्डी ने भी कहा है कि परामर्शदाता को छात्रों में वास्तविक प्रेम और उनको परिपक्व बनाने एवं अपने अधिकतम विकास करने में सहायता देने की सच्ची दिलचस्पी होनी चाहिए। चौथा है साधनों का ज्ञान। परामर्शदाता को विद्यालय के भौतिक साधनों, मानवीय साधनों तथा विभिन्न व्यवसायों से संबंधित पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। पांचवा है नम्र। परामर्शदाता को अपने छात्रों के प्रति तथा परामर्श चाहने वाले के प्रति नम्र होना चाहिए। चौथा प्रश्न है परामर्श से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है परामर्श की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं। पहली है कार्टर बी गुड के अनुसार परामर्श अकेले ही व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूप से तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इसमें सभी तथ्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों, विद्यालयों, सामुदायिक और साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कार की सहायता से ढूंढा जाता है तथा प्रार्थी को आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है। दूसरा है जॉन्स के अनुसार साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तीसरा है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। चौथा है बोर्डन के शब्दों में परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। पांचवा है हम्पी एवं ट्रेक्सलर के अनुसार परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला उपयोग है। छठवां है मायर्स के अनुसार परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। सातवां है रॉबिन्सन के शब्दों में परामर्श में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आपको वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। पांचवा प्रश्न है परामर्श के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए अथवा परामर्श के मुख्य उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक है अतः उन सबका वर्णन करना कठिन है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा बताए गए परामर्श के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है रॉबर्टस के अनुसार परामर्श के उद्देश्य। रॉबर्टस ने परामर्श के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला है व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। दूसरा है व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा है व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना। चौथा है व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा
व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना। 5वां है व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना। दूसरा है हार्डी के अनुसार परामर्श के उद्देश्य। हार्डी के अनुसार परामर्श के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं। पहला है व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना। दूसरा है व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोणों तथा कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा है पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना। तीसरा है थट तथा गैर बिरच ने परामर्श के उद्देश्यों को अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार कहा है। परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। चौथा है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। पहला है परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी समस्याओं, अभिप्रेरकों तथा आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति। दूसरा है परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधी के क्षेत्र में उनका निहितार्थ। 7वां प्रश्न है धर्म परामर्श में सह संबंध बताइए। हेडिंग है धर्म एवं परामर्श में सह संबंध। मांगे जाने पर किसी व्यक्ति को उचित परामर्श देना अपने आप में एक धार्मिक कृत्य है और यह व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। प्रत्येक मानव को प्राप्त होने वाला जीवन कुछ न कुछ लक्ष्यों से अवश्य जुड़ा रहता है, जिसके कुछ अपने दृष्टिकोण होते हैं जो उसे सामाजिक कर्तव्यों से जोड़ते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है, जिसमें न केवल उनका परिवार सम्मिलित होता है वरन समाज के अन्य सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ धर्म के विषय को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि समस्त धर्मों की मूल भावना भी मनुष्य को सामाजिक बंधुत्व की भावना से जोड़ती है, किंतु मनुष्य अपनी संकुचित सोच के कारण जातीय विद्वेष, छुआछूत, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण राष्ट्र हित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य आज संकुचित सोच व व्यक्तिगत लोभ, मोह, लालच व स्वार्थ के वशीभूत होकर सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवीय हितों की अनदेखी कर रहा है। वह समाज के अन्य पहलुओं को स्वयं को अलग कर देता है, जिस कारण राष्ट्रीय एकीकरण की भावना क्षीण होने लगती है। ऐसी स्थिति के पीछे मनुष्य का धर्म पर विश्वास का न होना होता है। यह सर्वविदित है कि व्यक्ति भले ही धर्म को महत्व न दे, किंतु धर्म का उसके जीवन पर प्रभाव बना ही रहता है, क्योंकि मानव कल्याण की भावना का स्थापत्य समाज का सर्वोपरि उद्देश्य होता है और इसी को देखते हुए परामर्श की प्रक्रिया जीवन एवं समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः परामर्श जैसी प्रक्रिया को यदि धर्म के मूल तत्वों से जोड़े दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए कर सकता है। प्राचीन काल में भी गुरु शिष्यों व गुरु बालक के मध्य धर्म एवं परामर्श का प्रभाव देखने को मिलता था। गुरु शिष्य को विपरीत मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जहाँ स्वार्थ प्रभाव डालता हो, परिस्थितियों में धर्म समस्त परामर्श देकर व्यक्ति व समाज को पतित होने से बचाने का दायित्व निभाते थे। अतः धर्म व परामर्श आदि काल से ही यह संबंधित रहे हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।